हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान। हम भाषा विज्ञान को आज पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम खास करके बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमें भाषा क्या है इसको जानना होगा। भाषा विज्ञान के अंतर्गत पहले हम जानेंगे भाषा क्या है, अर्थात भाषा की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, भाषा क्या है मैं पहले आपको अपने शब्दों में समझा दूं। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। इस व्यक्ति के मन में या मस्तिष्क में, हृदय में कोई विचार है। वह विचार अपना वह प्रकट करना चाहता है और वह प्रकट करता है, तो इसके अंदर का विचार इसके अंदर जब पहुंचता है तो ये जो माध्यम होता है वो कहलाता है क्या, भाषा। अर्थात एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क हृदय में जो विचार होता है, उस विचार को जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उस माध्यम या उस साधन को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर शब्दों में क्या लिखा गया है इस चीज को पहले देख लीजिए। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब ये पॉइंट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है ना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। भाषा के द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है ना। जो मैंने अभी बताया है वही चीज है। हमारे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ है तो हम आप तक पहुंचाएंगे, तो बोलेंगे। बोलेंगे तो क्या निकालेंगे, ध्वनि निकालेंगे, और ध्वनियां इकट्ठा होकर के शब्द बनेंगी। शब्द इकट्ठा होकर के वाक्य बनेंगे और वाक्य आपके कान तक पहुंचेगा। आप सुनेंगे, उसको समझेंगे और हमारे विचार को आप ग्रहण कर लेंगे। यही होता है क्या, भाषा। यही है क्या, भाषा। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने शब्दों में कुछ परिभाषा दी है, बताया है ना। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का परिभाषा आपसे ज्यादा पूछा जाता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। तो बाबूराम सक्सेना के परिभाषा को भी आप याद कर सकते हैं। और आगे है भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या है दोस्तों, तो देखिए भाषा की प्रकृति यही है कि भाषा वाक्यों से बनता है और वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द मूल ध्वनियों से बनता है। यही है क्या, भाषा की प्रकृति, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के जो अंग हैं, है ना, वो भाषा के अंग कौन है, भाषा के अंग वाक्य हैं, शब्द हैं और क्या है, मूल ध्वनियां। ये तीनों ही क्या है, भाषा के अंग हैं, है ना। और भाषा के विविध रूप। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी है भाषा के विविध रूप। दोस्तों, भाषा के विविध रूप देखने को हमको मिलते हैं जब हम समाज में हैं, तो धरती पर हैं, तो इस धरती पर भाषा के विविध रूप देखने को मिलते हैं, है ना। भाषा, हर तरह के देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। देखिए हर तरह के देश में, कोई भी देश हो वहां पर भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। उनमें से एक होता है बोलियां, एक होता है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, है ना। अब तीनों को यहाँ पर नीचे बताया गया है कि बोलियां क्या होती हैं, परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है ना। तो मैं पढ़ करके उनको दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं। जो बोलियां होती हैं, एक छोटा सा क्षेत्र होता है ना। एक छोटा सा क्षेत्र होता है, गांव देहात का क्षेत्र होता है। तो गांव देहात, कोई भी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गांव देहात को ही लेना है।
कोई छोटे से क्षेत्र में परिवार के लोग विचार प्रकट करने के लिए, विचार विनिमय करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो बोली कहलाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है, छोटा सा होता है। लेकिन परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, ये व्याकरण से बंधी होती है ना। और ये जो बोलियां होती है ना, ये व्याकरण से नहीं बंधी होती हैं, बोलियां व्याकरण से नहीं बंधी होती हैं। जबकि परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, व्याकरण से बंधी होती है। जैसे हमारी खड़ी भाषा, ये तो व्याकरण से बंधी हुई है ना। अब अवधि को देख लो, अवधि में, अवधि का कोई व्याकरण है क्या, अवधि भाषा का? ब्रज भाषा का, ब्रज जो बोली है, क्या उसका कोई व्याकरण है? नहीं है ना। बघेली का कोई व्याकरण है? नहीं है। पहाड़ी हिंदी का कोई व्याकरण है क्या, पहाड़ी बोली का कोई व्याकरण नहीं। तो बोलियां जो होती हैं ये व्याकरण से नहीं बंधी होती हैं, लेकिन परिनिष्ठित भाषा जो होती है वो व्याकरणबद्ध होती है ना, व्याकरणबद्ध होती है। जैसे आपकी हिंदी की खड़ी बोली, आपका व्याकरण है इसका, तो ये व्याकरणबद्ध है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अंदर अधिकतर जनता जिस भाषा में बातचीत करती है वह भाषा राष्ट्रभाषा बन जाती है। हमारे देश में हिंदी में विचार विनिमय, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी कह सकते हैं, मानी नहीं गई है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं, है ना। और एक होता है राजभाषा, एक होता है क्या दोस्तों, राजभाषा। इसको भी यहीं पर समझ लो। राजभाषा क्या होता है कि हमारे देश में, कोई भी देश हो, उस देश की सरकार, कोई भी देश हो, उस देश की सरकार सरकारी कामकाज जिस भाषा में करवाती है वही भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। हमारे देश में सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है, इसलिए हमारे देश की राजभाषा हिंदी कहलाएगी, है ना। तो समझ गए होंगे कि ये बोलियां क्या होती हैं। बोलियों का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, इनका कोई व्याकरण नहीं होता है। परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ये व्याकरण से बंधा होता है। राष्ट्रभाषा क्या होता है, किसी भी देश की जनता सबसे ज्यादा जिस भाषा में बोलचाल रखती है वही भाषा देश की राष्ट्रभाषा, उस देश की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। और राजभाषा क्या होती है, राजभाषा किसी भी देश की सरकार सरकारी कामकाज जिस भाषा में करवाती है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बोलियां क्या होती हैं ये दिया गया है, अब इसको भी समझ लेते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट मिल जाएंगे साथियों, है ना, आपके नोट बनाने लायक, है ना। बोलियां क्या होती हैं, जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह अथवा घरों में करती है उसे बोली कहते हैं, है ना। आप लोग भी घर में अली गली बोलते होंगे, आए रहन गए रहन, है ना, ये ऐसे बोलते होंगे। लेकिन जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो आए रहन गए रहन ऐसे नहीं बोलते होंगे, है ना, वहां पर खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो अपने घरों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली कहलाती है ना। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अधिक होती है, कोई भी देश हो, सबसे ज्यादा बोलियों की संख्या होती है ना। भारत में लगभग 600 बोलियां हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं, 600 बोलियां हैं। आप इनको पेन डाउन कर सकते हो। और इन 600 बोलियों में जैसे आपका ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, मगही है, अवधी है ना, मैथिली है, समथाली है ना, ये सब क्या है, बोलियां ही तो हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परिनिष्ठित भाषा क्या होती है। परिनिष्ठित भाषा अभी आप लोगों को मैं सब समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर इन बिंदुओं को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कोई पॉइंट मिल जाए जो आपके एग्जाम लायक हो। तो परिनिष्ठित भाषा क्या है, परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है ना। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। हाँ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में और साहित्य जगत में भी इसका प्रयोग होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। कोई भी बोली हो, अगर उसका व्याकरण बन गया तो वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। यही इसके कहने का मतलब है। खड़ी बोली कभी बोली थी,
मगर आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। जो दोस्तों खड़ी बोली है, ये कभी बोली थी जब इसका व्याकरण नहीं था, तब ये बोली थी, लेकिन अब तो व्याकरण बन गया है, इसलिए अब ये क्या बन गई है, परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। खड़ी बोली का प्रयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। अब देखो ये राष्ट्रभाषा क्या होती है ना। राष्ट्रभाषा क्या होती है, जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है। व्यापक शक्ति ग्रहण करने का मतलब है देश की अधिकतर जनता उस भाषा को बोले, है ना। तब आगे चल करके राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राज्य भाषा और हर देश को अपनी राष्ट्रभाषा होती है। अरे ये मैं क्या पढ़ दिया भाई, है ना। ढंग से पढ़ेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर कह रहा है जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चल करके राजनीति और सामाजिक शक्ति के आधार पर राज्य भाषा और हर देश की राज्य भाषा और हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। दोस्तों ये लिखा ही थोड़ा सा कुछ अटपटा सा गया है ना, लेकिन आप समझते रहो, इतना जानते रहो कि राष्ट्रभाषा क्या है। जिस देश में कोई भी देश हो, उस देश में अधिकतर लोग जिस भाषा को बोलते हो वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है, चाहे उसका उल्लेख संविधान में हो या ना हो, है ना। तो ये हो गया। अब जैसे रूस में अधिकतर जनता जो है वो रूसी भाषा बोलती है, तो वहां की राष्ट्रभाषा रूसी कही जाएगी। जापान में अधिकतर जनता जापानी भाषा बोलती है, तो वहां की राष्ट्रभाषा जापानी कही जाएगी। फ्रांस में अधिकतर लोग फ्रांसीसी बोलते हैं, इसलिए वहां की राष्ट्रभाषा फ्रांसीसी कहलाएगी। जर्मनी में अधिकतर जनता जर्मन भाषा का प्रयोग करती है, इसलिए वहां की राष्ट्रभाषा जर्मन कहलाएगी, है ना। तो ये सब आपका हो गया, है ना। भारत में अधिकतर जनता हिंदी बोलती है और हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है ना। दोस्तों ये चीज जानते रहिए। अगर आपसे कोई पूछे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप इतना कहिए कि भारत की राष्ट्रभाषा हम हिंदी मान सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसका मतलब है इसको संविधान में वर्णित नहीं किया गया है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम मान सकते हैं एक, है ना, एक समय के लिए, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा में ही बातचीत करते हैं, इसीलिए मान सकते हैं। भाषा की विशेषता आप देखना है। भाषा की साथियों विशेषता क्या है? भाषा की दोस्तों विशेषता होती है ना। भाषा एक सामाजिक वस्तु है ना। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाई समाज रहेगा तभी तो भाषा की जरूरत पड़ेगी, है ना। चंद्रमा पर आप चले जाओ, अकेले रहो, किससे बात करोगे? कोई है बात करने के लिए? नहीं ना। तो भाषा की वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। समुद्र के अंदर घुस जाओ, वहां पर कोई है जिससे आप बात कर सकते हो? नहीं ना। तो वहां भाषा की जरूरत ही नहीं होगी, भाषा का वैल्यू खत्म हो गया, है ना। तो जब समाज रहेगा तो समाज में ही आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, विचारों को ग्रहण करेंगे, तब वहां भाषा की जरूरत पड़ेगी। अर्थात भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। सामाजिक वस्तु भी कह सकते हो, सामाजिक प्रक्रिया भी कह सकते हो। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा दोस्तों परिवर्तनशील होती है। आप देख लो, पहले हमारे देश में संस्कृत थी, संस्कृत से क्या आई? पाली आई, पाली से प्रकृति आई, प्रकृति से अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश से अब हिंदी आ गई है। तो भाषा तो परिवर्तित हो रही है ना। कभी संस्कृत थी, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अब हिंदी हो गई है। तो भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। दोस्तों भाषा जो होती है वो कठिन से सरल की ओर प्रवाहित होती है। देख लो, शुरुआत में संस्कृत थी, कितनी कठिन थी, है ना। जितनी बड़ी एक लाइन होती है ना, उतना बड़ा आपका क्या होता है, जितनी बड़ी लाइन होती है उतना बड़ा वहां पर संस्कृत में एक शब्द लिखा जाता है। तो वो कठिन था, लेकिन धीरे धीरे करके आसान हो गया है। अब हिंदी में देखो कितने छोटे छोटे शब्द हो गए हैं, है ना। तो भाषा का जो प्रवाह है वह कठिनता से सरल की ओर है। और भाषा क्या है? भाषा जो है पैतृक और जन्म
मतलब भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है और जन्म के आधार पर भाषा ग्रहण नहीं होती है ना। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसी भाषा आप सीखोगे वैसी भाषा आपको आएगी, है ना। ऐसा थोड़ा है कि पिताजी हिंदी बोलते हैं तो हम भी हिंदी ही बोलेंगे, हम अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जैसा जैसा माहौल रहेगा वैसा आप बोलोगे। आपके पिता हिंदी बोलते हैं, माता भी हिंदी बोलती हैं, आपको जन्म देने के पश्चात आप ये के पिता माता इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पर अंग्रेजी बोलचाल हो जाता है, तो आप अब अंग्रेजी ही सीखोगे, अंग्रेजी ही जानोगे, हिंदी से आपका कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति ना होकर के एक अर्जित संपत्ति है। आगे देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सबको समझना जानना बहुत जरूरी है साथियों, है ना। भाषा यहाँ पर देखो कह रहा है हिंदी दिवस। अब हमारे देश में तो हिंदी ही भाषा है ना, मुख्य भाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट आपके काम का है ना। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जगह मिली थी, इसीलिए 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस, है ना। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ये तो बात सही है। जैसे आप यहाँ पर हमको कमल लिखना है, कमल, तो ये जो आप चिन्ह बना रहे हो, का चिन्ह, माँ का चिन्ह, ला का चिन्ह, यही लिपि है साथियों। लिपि का मतलब आप एक तरह से समझो चिन्ह। कोई भी भाषा होती है उसका अपना चिन्ह होता है भाई, है ना। हिंदी भाषा में का चिन्ह ऐसे है, माँ का चिन्ह ऐसे है, ला का चिन्ह ऐसे है, तो ये लिपि है ना। ये जो का है ये चिन्ह है, यही चिन्ह ही क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। और इन चिन्हों का या लिपियों का नाम भी होता है ना। तो कहा गया है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें भाषा को लिखा जाता है। लिपि रहती है, उसी में भाषा को लिखा जाता है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी लिपि कहते हैं। अब हिंदी जो है आपका लिखा हुआ है ना, देवनागरी लिपि, ये सब लिखा हुआ है ना, तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उस लिपि का नाम क्या रखा गया है? नागरी लिपि या देवनागरी लिपि, है ना। और इस देवनागरी या नागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। याद रखना, देवनागरी या नागरी लिपि का विकास आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात राज्य से में हुआ ऐसा माना जाता है। इस चीज को भी साथियों आप लोग याद रखना कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ, वहीं से इसकी मान्यता है कि वहीं से देवनागरी लिपि की शुरुआत हुई है। अब आगे देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। यहाँ संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये सब बात कहाँ लिखी गई है? ये सब बातें संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखी गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगला पॉइंट है, कह रहा है राजभाषा का अर्थ है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अभी तो मैंने बताया है ना कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, सब बताया था ना। तो राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग हम मतलब सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। रुक जाओ बेटा, आ रहे हैं। हाँ तो साथियों मैं बता रहा था कि ये राजभाषा क्या होता है है ना। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर राजभाषा का अर्थ समझाया गया है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। राजकीय कार्य मतलब सरकारी कामकाज, है ना। अब देखेंगे बोलियां, है ना। बोलियां, यहाँ पर बोलियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 18 है। हिंदी भाषा का उद्भव या विकास, हिंदी भाषा जो आपकी हिंदी भाषा है इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसको बताया गया है। तो इसको पहले तो 3 भागों में बांटते हैं, है ना। एक पहला भाग होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत होता है। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत में पुराण वगैरह लिखे गए हैं, है ना। पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये सब आपके लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो होती है वो आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश होती है ना। और आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो होती है वो आपकी हिंदी होती है ना। ये क्या है, हिंदी है, हिंदी है, पंजाबी है ना, और मराठी है। ये सभी आपकी क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है ना साथियों। अब अपभ्रंश को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपके एग्जाम के लायक होता है ना। अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ क्या है, यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अपभ्रंश का अर्थ बता दो, है ना। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, या फिर इसका एक अर्थ पतन भी होता है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ, है ना, या गिरा हुआ, या फिर पतन इसका अर्थ होता है। अपभ्रंश को और भी कई नामों से जाना जाता है। अपभ्रंश को अवहट्ट के नाम से भी जाना जाता है, अवहंस के नाम से भी जाना जाता है, अवहत्थ के नाम से भी जाना जाता है ना। अब यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी फिर आ जाते हैं और कुछ बातें हैं इनके बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध भाषाविद भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश के 7 भेद मानते हैं। जो अपभ्रंश भाषा है उसके 7 भेद माना है किसने, भोलानाथ तिवारी जी ने। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश के 7 भेद किसने माना है, तो अपभ्रंश के 7 भेद भोलानाथ तिवारी जी ने माना है ना। और ये अपभ्रंश के जो 7 भेद हैं, इन्हीं से आपके आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है ना। अपभ्रंश से ही कहीं हिंदी बन गई, कहीं पंजाबी बन गई, कहीं मराठी बन गई, है ना, कहीं पहाड़ी बन गई हिंदी, है ना। तो इस तरह से तमाम भाषाएं जो आपको देखने को मिलती हैं ना, वो आपके इन्हीं अपभ्रंश से विकसित हैं। और इन अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं और इनसे निकली अन्य आधुनिक भाषाओं का विवरण भी देते हैं, है ना। देखो अपभ्रंश के जो 7 भेद हैं वो यहाँ पर दिया गया है। एक होता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से, ये भाषा नहीं उपभाषा हम कह सकते हैं, है ना। सौरसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषा बनी है वो कौन कौन सी बनी है, उपभाषा बनी है, वो पश्चिमी हिंदी बनी है, राजस्थानी हिंदी बनी है ना। पश्चिमी हिंदी बनी है, राजस्थानी हिंदी बनी है, गुजराती बनी है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ये 3 बनी है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी हिंदी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहदा, इन 2 भाषाओं का विकास हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। मराठी हिंदी लिखा गया है दोस्तों, मराठी वो भी हिंदी का ही एक स्वरूप है ना, इसीलिए मराठी हिंदी लिखा गया है ना। पंजाबी हिंदी लिखा जाता है, वो भी हिंदी का ही एक रूप है ना, तो इसीलिए लिखा गया है मराठी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, है ना। तो और ये खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है और ब्रांचड अपभ्रंश से सिंधी हिंदी का विकास हुआ है ना दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ये अपभ्रंश के जो 7 रूप 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अपभ्रंश के 7 भेद भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार है। और इन अपभ्रंशों से कौन कौन उपभाषाओं का विकास हुआ है वो सब आपका लिस्ट यहाँ पर बना है, जिसको मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, और ये आगे जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ये आपको कल पढ़ना है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमारी मोबाइल हैंग कर जाएगी तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आप लोगों को इसके आगे पढ़ाऊंगा। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या आपकी 5 होती है, और इन उपभाषाओं से कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसको तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे
तो समझो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप छोड़ दोगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है, कल भी आप मेरे साथ जुड़िएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।